Hello, everyone. Welcome to Ansarkari. Today we're discussing the important article of 6th September. MSME raising alarm over steel import duty hike and call for more प्रोटेक्शन। तो रिसेंटली देखने के लिए मिला था कि किस तरह से चाइना के साथ जो इम्पोर्ट प्रोडक्शन स्टील इम्पोर्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए कंसर्न है। किस तरह से उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और जो उनके बिजनेस है उनको बचाए रखा जाए, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री कॉमर्स एंड जो इंडियन स्टील एसोसिएशन है उनके द्वारा सजेशन दिए गए हैं कि किस तरह से चाइना से जो स्टील इम्पोर्ट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। उसके लिए इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया जा सकता है, जो कि रिसेंट में 7.2% है, जिसे इंक्रीज कर 10 से 12% किया जा सकता है। इसके अलावा बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स जो है उसको अप्लाई किया जा सकता है, ताकि जो स्टील मेकर है आर्ग्यू करते हैं इम्पोर्ट से रिलेटेड उनके कंसर्न्स को, उनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए, जो भी उनके राइट्स हैं उनको सेव किया जा सके। क्योंकि जब हम देखते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन में हमें देखने के लिए मिलता है जो स्टील प्रोड्यूसर है वो एक्सपोर्ट करना पसंद करते हैं ज्यादातर, क्योंकि वो उनकी डिमांड को जल्दी मीट कर लेते हैं और इजीली उनके लिए एक्सेसिबल होते हैं। वहीं जब एमएसएमई की बात करते हैं तो एमएसएमई जो है वो स्मॉल ऑर्डर क्वांटिटी में ऑर्डर करते हैं 2 से 4 टन में, जो कि उनके लिए कम अपीलेबल है। इसकी वजह से एमएसएमई को इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है स्टील इंपोर्ट के लिए। उसके अलावा जब हम देखते हैं किस तरह से जो स्टील इंडस्ट्री में हमें जो है बैंकिंग टाइप का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, जहाँ 1 लाख से लेकर 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के जो लोन्स लोगों को दिए जाने चाहिए वो इशू नहीं किए जाते, लेकिन एक बार किसी इंडस्ट्रियल व्यक्ति को 5,000 करोड़ का लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं जल्दी अ, अपने जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए अदर इंडस्ट्रीज को या फिर एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ा रखी है, बजाय डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए। तो इस अप्रोच में चेंज लाने की जरूरत है, ताकि जो जब हम बात करते हैं 2017 की, तो 2017 में इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता था, जिसमें चाइना, साउथ कोरिया और जापान, वियतनाम जैसी कंट्रियां थी। लेकिन 2024 के आते आते इंडिया जो है वो नेट इंपोर्टर बन गया है स्टील का, जिसमें ओवरऑल जब हम ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं तो 1.1 मिलियन टन देखने के लिए हमें मिला है सिर्फ। तो किस तरह से हम फिर से जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं और नीट जो हमारी डिमांड है उसको पूरा कर सकते हैं, इसके लिए हम QCO जो एक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर नॉन टैरिफ बैरियर प्रोडक्शन लिंक है उसको अपना सकते हैं, जिसकी वजह से जो स्टील के ऊपर इम्पोर्ट है उसको कर्व किया जा सकेगा, और जो अदर पॉइंट है उनको भी अंडरस्टैंड किया जा सकेगा, ताकि जो एमएसएमई के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है उसको रोका जा सके और डोमेस्टिक डिमांड को पूरा किया जा सके, ताकि जो लार्ज स्टील फर्म है वो प्रॉफिट के लिए या फिर अपने टारगेट कंज्यूम को पूरा करने के लिए कंज्यूमर के लिए जो इंटरनेशनल कस्टमर है उनकी बजाय पहले डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करें, उसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दिया जाए, ताकि जब हम स्मॉल माइक्रो मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करते हैं उनके भी सर्वाइवर हो सके। जब हम एमएसएमई की बात करते हैं तो एमएसएमई 56% जॉब प्रोवाइड करवाता है। तो इसलिए जरूरी है कि सेक्टर को किस तरह से सर्वाइव करवाया जाए, और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड इशू देखने के लिए मिलते हैं, क्वालिटी कंसर्न देखने के लिए मिलता है, फिर डंपिंग यार्ड जैसी सिचुएशन बनती है, उनके लिए भी एक कमेटी बोर्ड एडजस्टमेंट टैक्स के साथ साथ कमेटी बनाई जा सकती है, जो कि ये देखे कि किस तरह से जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो ठीक है या नहीं है। फिर उन सब विषयों के ऊपर भी बात की जा सकती है, ताकि ग्रास रूट कंसल्टेशन शुरू किया जा सके और जो एंटरप्राइज है उनके साथ भी बात की जा सके और डोमेस्टिक डिमांड को पूरा किया जा सके। ब्रेस्ट फीडिंग कट चांसेस ऑफ द चाइल्ड डेवलपिंग एलर्जी डिसऑर्डर। तो रिसेंट में देखने के लिए मिला है किस तरह से जो फूड रिलेटेड एलर्जी है वो बढ़ती जा रही है, वाइड स्प्रेड देखने के लिए मिलता है चिल्ड्रंस के अंदर, जो कि कंसर्न कंसर्न है, और जिसको हम देखते हैं कि वेस्टर्नाइज फूड की वजह से, कंजम्पशन की वजह से हमें देखने के लिए मिलता है। तो हाल ही में देखा गया था कि किस तरह से हम बात करते हैं एलर्जीज की या फिर
इशू की तो देखने के लिए मिलता है कि इनको दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक तो एलर्जी में, एक फूड एलर्जी में, एक फूड इंटॉलरेंस में। जब हम फूड एलर्जी की बात करते हैं, वो स्पेसिफिक फूड की वजह से, खाने की वजह से हो सकती है और उसका रिएक्शन हर टाइम सेम होगा। लेकिन जब हम फूड इंटॉलरेंस की बात करते हैं, तो वहाँ देखने के लिए मिलता है वो रेंडमली होते हैं और जरूरी नहीं है कि हर टाइम हो वो। तो इसलिए इनको दो तरह से डिवाइड किया गया है। जब हम बात करते हैं क्या ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो प्रोटेक्ट कर सकती है चाइल्ड को एलर्जी से, तो हमें देखने के लिए मिलता है क्योंकि इसमें प्रोटीन जो है वो लो होता है। काउ मिल्क की बात करते हैं तो उसमें जो प्रोटीन का कंटेंट है वो 4% होता है। वहीं जब हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं तो उसमें जो प्रोटीन का कंटेंट है वो 1% होता है। जो बॉडी डाइजेस्ट करती है मिल्क को और कन्वर्ट करती है केमिकल्स में, जो अमीनो एसिड, पेप्टाइजन जैसे। उसमें जब हम पेप्टाइजन की बात करते हैं, उन्हें हम नॉर्मली एब्जॉर्ब नहीं करते क्योंकि वो डाइजेस्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड में। इसी तरह से जो हम देखते हैं कि किस तरह से जो बच्चों का सिस्टम है वो पेप्टाइसिस मिलने के बाद एलर्जी की क्षमता को ट्रिगर कर देता है और उनके अंदर एलर्जी जैसे जो इश्यूज है वो देखने के लिए नहीं मिलते। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से एलर्जी की जो समस्या है वो कम हो जाती है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं नॉर्मल एलर्जी की, तो इम्यूनोग्लोबिन जी मॉलिक्यूल और इम्यूनोग्लोबिन ई मॉलिक्यूल जैसे जो मेडिसिन है जो कि हमें देखने के लिए मिलते हैं जब हम यूज करते हैं नॉर्मल एलर्जी के केसेस में। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि जनरेशनल भी एनर्जी पास हो सकती है। अगर किसी के ग्रैंड पेरेंट्स में रेस्पिरेशन से रिलेटेड इशू देखने के लिए मिलता है, तो उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी एलर्जी है, फूड एलर्जी है, वो चाइल्ड के अंदर भी ट्रांसफर हो सकती है, जो कि स्टार्टिंग के 10 डिकेज के अंदर हमें उनके कंसर्न देखने के लिए मिलने लगते हैं। तो इसके लिए जरूरी है डायग्नोज करने की, ताकि एलर्जी को जाना जा सके। उसके लिए जरूरी है कि स्किन टेक्स टेस्ट जो है उसको प्रेफरेंस दी जाए बजाय ब्लड टेस्ट की, क्योंकि ब्लड टेस्ट में काफी बार जो है पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, लेकिन उसके प्रॉपर जो चीजें होनी चाहिए वो हमें नहीं पता चल पाती। इसलिए स्किन टेस्ट को प्रेफरेंस दी जानी चाहिए ताकि चीजें क्लियर हो सके। अगर अधिक क्रिटिकल कंडीशन है तो उसके लिए जो भी मेडिसिन या फिर ट्रीटमेंट लिए जाने चाहिए उनको प्रेफर किया जा सके। इन चाइना अफ्रीका समिट, जिनपिंग प्लस 15 बिलियन फंड, तो हेल्प फॉर जॉब क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट देखी गई थी। समिट की बात कर सकते हैं कि किस तरह से जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं या फिर चाइना की बात की जाती है कि किस तरह से वह जो आइलैंड कंट्री या फिर अदर जो रिसोर्स रिच कंट्री है उनके अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट पाई जाती है। उसके रिगार्डिंग हम देख सकते हैं कि किस तरह से अ, चाइना अफ्रीका के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, एग्रीकल्चर में, माइनिंग में, ट्रेड में और एनर्जी सेक्टर में कंट्रीब्यूट करेगा। इसके अलावा हम देखते हैं वो क्रिएट करेगा 1 मिलियन जॉब अफ्रीका में। जब हम इंडिया के साथ कंसर्न की बात करते हैं, तो क्योंकि चाइना के द्वारा जो मिलिट्री असिस्टेंट वहां पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो वहां पर बनाए जाएंगे, उनके रिगार्डिंग कंसर्न हो सकते हैं कि क्योंकि ट्रेनिंग करेंगे 6,000 मिलिट्रेंस पर्सन को और 1,000 पुलिस को, तो लॉ इन्फोर्समेंट में। और उसके अलावा जो हम अफ्रीका की बात करते हैं, तो अफ्रीका जो है रेयर अर्थ मेटल्स में कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, गोल्ड, लिथियम और रेयर अर्थ मेटल्स में रिच रिसोर्स कंट्रीज देखने के लिए मिलती है। तो उनकी माइनिंग की वजह से भी जब हम देखते हैं सप्लाई चेन डिस्टरबेंस देखने के लिए मिलते हैं, तो उन सारे इशू भी क्रिएट हो सकते हैं। क्योंकि कॉन्गो रिपब्लिक ऑफ की बात करते हैं, जब हम उनका चाइना के द्वारा कोबाल्ट का जो है मेन प्रोडक्शन किया जाता है। जो हम सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो उसमें भी चाइना नंबर 1 है। वहीं जब हम लिथियम इंडस्ट्री या फिर सोडियम आयन बैटरीज की बात करते हैं, तो उसमें भी चाइना की सप्लाई चेन में देखने के लिए मिलता है। तो किस तरह से जो कंसीडरिंग करते हैं हम कि चाइना की नीति है जो अपनाई जाती है, जो हम कहते हैं विस्तारवाद की नीति को फॉलो करता है और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट करता चलता है, तो उन चीजों को देखा सकते हैं कि किस तरह से ये इफेक्ट करेगी। जब हम समिट की बात करते हैं, तो वहाँ अफ्रीका के 50 कंट्रीज थे। उसके अलावा यूएन सेक्रेटरी के द्वारा इनको ज्वाइन किया गया था। स्वच्छ भारत हेल्प ओवर 16,000 इन्फेंट दैट पर ईयर स्टडी। तो जब हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, तो स्वच्छ भारत मिशन
स्टार्ट किया गया था 2016 में। जिसके बाद मिशन ग्रामीण 2020 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें 6 लाख विलेजेस को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने के लिए टारगेट रखा गया था। स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं तो इसमें 63 लाख इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट एंड 6.36 लाख कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट बिल्ड किए गए हैं, जो कि जब हम बात करते हैं इनमोरल इन्फेंट मोरालिटी रेट की, जो कि नंबर ऑफ डेथ होते हैं चिल्ड्रंस के अंडर द 1 ईयर एज ऑफ पर 1000 लिविंग बर्थ की, और अंडर 5 मोरालिटी रेट भी देखने के लिए मिला है कि डिक्रीज हुआ 35 स्टेट्स में 640 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 2011 से लेकर 2020 के बीच में अगर कंपेयर किया जाता है। तो डिक्लाइन इन इन्फेंट मोरालिटी रेट ड्यूरिंग 2003 से 2020 तक के बीच में किस तरह से जो टॉयलेट कवरेज है, जब हम बात करते हैं हेल्थ की और सैनिटेशन की, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की, ताकि जो चाइल्ड हेल्थ है उसको सिक्योर किया जा सके। उसके अलावा जो अदर हेल्प है सोसाइटी के अंदर वो भी प्रोवाइड कराए, जैसे कि वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड जो इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं, जो कंसर्न मिलते हैं, उनको कम किया जा सके। इसके अलावा जब हम बात करते हैं किस तरह से सेफ सैनिटेशन प्रोवाइड करवाता है, गेम चेंजर के रूप में आता है। जब हम हेल्थ की बात करते हैं, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, वन हेल्थ वन नेशन के रिगार्डिंग जरूरी है कि जो मिनिमम स्टेज की फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो उनके तहत इन चीजों में इन्वेस्ट करना और सैनिटेशन के लिए पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके, ताकि जो चाइल्ड है, वुमेन है, और जो अदर है, उन सभी को वो सारी हेल्प प्रोवाइड की जा सके, ताकि जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है वो लेके चला जा सके। ताकि जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जब हम हेल्थ की बात करते हैं, तो सभी डायरेक्शन के साथ उन चीजों को पूरा किया जा सके। जब हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सभी के अंदर एक डिक्रीज देखने के लिए मिला है कि किस तरह से स्वच्छ भारत मिशन के तहत, जो कि कंपैरिजन के साथ भी देख सकते हैं कि जब हम 2012 का कंपेयर करते हैं कि किस तरह से जो इन्फेंट डेथ है वो 40% थी। हाँ, जब हम 1000 लिविंग बर्थ की बात करते हैं तो वो फॉल हुई है 33% 2016 तक, और 13% 2019 तक। तो किस तरह से जो डिक्लाइन है वो देखने के लिए मिला है, और किस तरह से देख सकते हैं कि जब हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेके चलते हैं तो वो हेल्पफुल होती है कि सभी एरियाज को कंसर्न करने में और उनसे रिगार्डिंग जो भी इशू है उनको खत्म किया जा सके। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर को स्टेप अप करना चाहिए, ताकि वो सपोर्ट कर सके सस्टेनेबल ग्रोथ में, इकोनॉमी में इन्वेस्टिंग करके सिग्निफिकेंट मैनर में। तो किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है तो उसको इंक्रीज किया जा सके। तो जब हम बात करते हैं एमएसएमई की, जब हम बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की, या फिर अदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, तो उन सभी क्रिटिकल एरियाज के अंदर प्राइवेट सेक्टर का रोल देख सकते हैं कि उनको बढ़ाया जा सके। उसके साथ साथ जब हम सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, या फिर अदर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उन क्रिटिकल सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर आ गया है और उनके अंदर अपनी जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सिग्निफिकेंट मैनर में उनको किया जाए, ताकि जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो कंटिन्यू बनी रहे। जब हम बात करते हैं 2024 की, तो 2024 में 7.2% जीडीपी की ग्रोथ का एक एस्टिमेट रखा गया है कि वह कंटिन्यू रहेगी। लेकिन जब हम रिसेंट की बात करते हैं तो अभी 6.5% जो है जीडीपी ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलती है, जिसमें जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में डिक्लाइन देखने के लिए मिला है 3.2% से 2.5% के बीच में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देखी जा सकती है, फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जा सकता है। जब हम बात करते हैं स्टोरेज की, कोल्ड हाउसेज की, या फिर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उन सब चीजों के अंदर इंक्रीज किया जा सकता है। वहीं जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, या फिर लैंड होल्डिंग्स के ऊपर किस तरह से
कनेक्ट कर कर जो डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किया जा सके और उसकी सप्लाई को पूरा किया जा सके, ताकि जो ग्रोथ है का बैलेंस बना रहे और डिमांड एंड सप्लाई पूरी रहे, इन्फ्लेशन को कर्व किया जा सके और सक्सेसफुली नेविगेट किया जा सके, जो भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सकते। और जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की, उसको बढ़ाया जा सके, फ्लेक्सिबल किया जा सके, ताकि जो इन्फ्लेशन टारगेट्स है उनको कट किया जा सके, फूड सिक्योरिटी की और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की और अदर एरियाज के अंदर भी प्राइवेट का रोल देखा जा सकता है। जैसे जब हम स्पेस की बात करते हैं तो इसरो के साथ स्पेस इन स्पेस की बात की जाती है, तो उन सभी के साथ साथ सभी सेक्टर्स में किस तरह से प्राइवेट रोल प्ले कर सकता है उसको देख सकते हैं। एनर्जी सेक्टर में देख सकते हैं, जब हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं तो हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाया जा सकता है, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े और माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट को क्रिएट किया जाए जिनकी क्षमता 300 मेगावाट तक हो, ताकि एनर्जी को जनरेट किया जा सके। और जो हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं उनके जो टारगेट है उनको अचीव किया जा सके। फूड सिक्योरिटी एक्ट रिवैम्प द पीडीएस। तो जब पीडीएस की बात करते हैं तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था, जिसके बाद देखा गया था किस तरह से पीडीएस के अंदर जो है नेशनल सैंपल सर्वे ने डाटा दिया था 2011-12 में कि ऑल इंडिया लेवल पर लीकेज देखी जाती है 41.7% की। जब हम लीकेज की बात करते हैं तो लीकेज में होता है कि किस तरह से जो फूड प्रोवाइड किया जाता है एंड कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए वो वहां तक नहीं पहुंचता, लेकिन अ, उसी को लीकेज बोला जाता है। रीजन हो सकते हैं ट्रांसपेरेंसी का ना होना, या फिर फेक घोस्ट कार्ड का होना, या इस तरह के इश्यूज। जब हम देखते हैं कि 5 kg जो राशन है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए हाउस होल्ड को, उसके अलावा 35 kg जो अंत्योदय हाउस होल्ड के तहत किया जाता है। जब हम कोविड की बात करते हैं तो कोविड में प्रधानमंत्री ग्राम कल्याण अन्न योजना चलाई गई थी, तो उनके तहत दिए जाने वाले फूड को बीच में ही कट कर दिया जाता है, फिर जो भी उनके प्रोवाइडर होते हैं उनके द्वारा जो लीकेज की कंडीशन क्रिएट होती है उसको सोल्व किया जा सके। उसके लिए जब हम बात करते हैं वन हेल्थ वन नेशन वन राशन कार्ड को प्रमोट किया गया, ताकि डिजिटली उन चीजों को प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा आधार बेस्ड मैट्रिक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को प्रमोट किया गया, ताकि इम्प्रूव किया जा सके पीडीएस को। और जो पीडीएस जिस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए उसको वहां तक पहुंचाया जा सके, जो प्राइमरी सर्वे कराए गए, ताकि इन चीजों को जाना जा सके। इसके अलावा जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में फूड सिक्योरिटी एक्ट पास किया गया 2012 में, जिसके द्वारा पीडीएस को क्वाजी यूनिवर्सल यूजिंग लोकल प्रोक्योरमेंट के तहत देखा गया, जिसमें जो हम बात करते हैं ऑल इंडिया लीकेज एस्टिमेट को 70.6% से 18.2% के अंदर अंडर एस्टिमेट किया गया, ताकि जो अकाउंट सेंटर कंट्रीब्यूट करता है। जब पीडीएस की बात करते हैं तो वहां पर देखा जाता है जो परसेंटेज होता है, जो सेंटर और स्टेट का, तो यहाँ पर सेंटर का होता है, स्टेट का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, जिसकी वजह से लीकेज और जो अदर स्टेट के साथ समस्या है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो उनको किस तरह से सोल्व किया जाता है कि स्टेट सपोर्ट कर सके, और जो हम स्टेट का सपोर्ट देखते हैं नॉन एनएफएसएज बेनिफिशरीज को, तो उनको ओवरटेक किया जा सके और ऑल इंडिया में जो लीकेज एस्टिमेट है उनको कम किया जा सके। अब रिसेंट की बात करते हैं तो ऑल इंडिया में लीकेज ऑफ टेक जुलाई 2022 से 23 के बीच में जब हम 17.6% देखने के लिए मिलते हैं, वहीं जब हम अगस्त की बात करते हैं वो 18.2% देखने के लिए मिलते हैं। तो किस तरह से जो लीकेज है उसको कर्व किया जा सके, अदर स्टेट्स के अंदर किस तरह से रेगुलेशन लाया जा सके, और अ, जो पीडीएस लोगों को प्रोवाइड किया जाना चाहिए उनको किया जा सके। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं HCES की, जो कि डाटा प्रोवाइड करवाता है हाउस होल्ड कंजम्पशन इकोनॉमिक सर्वे की, ताकि जो भी पीडीएस से रिलेटेड डाटा प्रोवाइड किया जाता है, जो भी उनके अंदर पार्टिसिपेशन होता है, जो रोल होता है, उन चीज को प्रमोट किया जा सके। जब हम बात करते हैं किस तरह से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माइग्रेशन देखने के लिए मिलता है, तो उनको भी जो पीडीएस है वो दिया जा सके। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि जो भी माइग्रेट है उनको वहां पर उस स्टेट में या जिस भी जगह पर वो जाते हैं वहां पर राशन कार्ड बनाया जाए, वन राशन वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत, जिसकी वजह से जो उन्हें पीडीएस से रिलेटेड या अन्य सेवाएं मिलनी चाहिए वो सभी उनको
यूज कर सके। डोर स्टेप डिलीवरी जैसे जो इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि दिल्ली में किया गया था। कैश ट्रांसफर, जो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड इश्यूज या फिर जो कैश ट्रांसफर्स है वो किए जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी को अपनाया जा सकता है, जैसे आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में अपनाया जाए। ई केवाईसी ड्राइव में जो इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं पीडीएस में, उनको सोल्व किया जा सकता है, ताकि जो इजी से इजी उन चीजों का एक्सेस किया जा सके। जब हम देखते हैं कि 2011 के बाद अब तक सेंसस नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन का एक फिक्स डाटा होना चाहिए वो नहीं है कि कितने लोगों तक पीडीएस पहुंचना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग जो समस्याएं आती हैं उनको हल किया जा सके। ताकि जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो पल्सेस, एडिबल ऑयल और जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनको भी रिलीवेंट मिलनी चाहिए। व्हाट इज वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस? तो जब हम वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस की बात करते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है स्टेट और यूनियन के बीच में जब सेंटर के द्वारा जो फंड एलोकेट किए जाते हैं स्टेट को, या फिर जो जितने एलोकेशन होना चाहिए उतना नहीं होता, उसकी वजह से वर्टिकल फंड इम्बैलेंस हमें देखने के लिए मिलता है। जो कि फाइनेंस, अगर हम 15 फाइनेंस कमीशन की बात करें, उनके अकॉर्डिंग 61% जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर स्टेट्स के द्वारा कलेक्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन उनके द्वारा 38% ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो कलेक्ट की गई। किस तरह से जो डिपेंडेंसी है ट्रांसफर होने में, जब हम फंड्स की बात करते हैं स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट्स की, तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए ताकि दोनों के बीच में जो एक कोऑर्डिनेशन है वो बना रहे और जो मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ टैक्स कलेक्ट कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं कि किस तरह से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसको स्टेट और सेंटर के बीच में बांटा जाए, और जो फिर अदर टैक्स सेंटर या स्टेट के द्वारा लगाया जाता है उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए किस प्रोडक्ट के ऊपर। जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी, स्टेट जीएसटी जैसे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो अप्लाई किए जाते हैं, सरचार्ज, सेस, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन होती है, उनको किस तरह से सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड किया जाए। फाइनेंशियल कमीशन रिकमेंड करता है कि स्टेट की ग्रांट्स और असिस्टमेंट की बात की जाती है तो आर्टिकल 275 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है, लेकिन इसमें देखा जाता है, इशू देखने के लिए मिलता है कि जितनी ग्रांट स्टेट के द्वारा मांगी गई है उतनी नहीं दी जाती, या फिर जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम होता है, या फिर जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है उसको अलाउ नहीं किया जाता। तो जैसे डिले जैसे इशू हमें देखने के लिए मिलते हैं। वहीं हम जब यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन के पास राइट है आर्टिकल 282 के तहत, जिसमें वो स्पेंडिंग कर सकती है अपने अकॉर्डिंग कि किस तरह से उनको स्पेसिफिक स्कीम के ऊपर, स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर इन्वेस्ट करना है। जब हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में सेंटर और जो स्टेट का पार्टिसिपेशन है वो 19:10 का देखने के लिए मिलता है। वहीं जब अदर स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ 60:14 का देखने के लिए मिलता है। तो किस तरह से जो स्टेट की ऊपर सेंटर को कितना स्पेंड करना है, फिर किस स्कीम के ऊपर सेंटर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, वो स्टेट और सेंटर के बीच में इस चीज को लेकर भी एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि जो डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स है उसको नेट प्रोसेस तक किया जा सके, ट्रांसफर किया जा सके, उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंसी बनाई जा सके, और जो इश्यूज क्रिएट होते हैं डिलेइंग का और उसकी वजह से जो अदर फैक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं उनको सोल्व किया जा सके। इसके अलावा जब हम बात करते हैं फ्रीबीज की या फिर अदर स्टेट्स के द्वारा इलेक्शन रिलेटेड बेनिफिशरीज के लिए जो प्रोवाइड किए जाते हैं तो उनको किस तरह से देखा जाए, तो उनके लिए स्टेट को देखना होगा कि उनका एक्सपेंडिचर कितना है और उनके ऊपर जो बजट है वो कितना एक्सपेंडिचर कर सकती है। तो स्टेट को इसके लिए भी अपने ऊपर ध्यान देना होगा कि वह कितना खर्च किस सेक्टर के ऊपर करेगी, या फिर उन्हें कितनी बेनिफिशरीज प्रोवाइड करवानी चाहिए और वो बेनिफिट है या नहीं है। तो इन सभी इश्यूज के साथ साथ स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस इनिशिएटिव के साथ फंड के लिए या फिर जो अदर ऑप्शंस हैं उनको देखा जा सके। जब हम बात करते हैं ऑन रिवेन्यू रिसिप्ट की और टैक्स डिवोल्यूशन की यूनियन गवर्नमेंट के साथ स्टेट के, तो हमें देखने के लिए मिलता है कि ऑल स्टेट
इसके लिए एक फॉर्मूला तैयार किया गया है जिसको मेजर कर सकते हैं वीएफआई को। इसके लिए जरूरी है कि सभी स्टेट को सेपरेटली, कोई स्टेट ना हो, सभी स्टेट को ग्लोबली एक्सेप्टेड मेथड के थ्रू यूज किया जा सके। फर्स्ट एस्टिमेट किया जाए रेशियो को, वेयर द न्यूमिनेटर इज द सम ऑफ own revenue receipt and the tax devolution from the union government for the all state। जब हम देखते हैं जो डिनोमिनेटर इज ऑन रेवेन्यू रिसिप्ट फॉर द ऑल स्टेट, if the ratio is less than 1, it implies that the sum of own revenue receipt and the tax devolution of the state inadequate to meet the ORE of the state, it will subtract the ratio from 1, we get the deficit in receipt। तो किस तरह से जब हम बात करते हैं डेफिसिट की या फिर रिसिप्ट रेवेन्यू की, और जो ओन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उनको निकाला जा सकता है, और उसके थ्रू जो प्रोक्सी वीएफआई देखने के लिए मिलता है, डिवोल्यूशन देखने के लिए मिलता है, उससे रिगार्डिंग डेफिसिट को वी कैन आस्क सिंपल क्वेश्चंस कि हाउ मच शुड टैक्स डिवोल्यूट रेज ओवर द अबव एंड रिकमेंड द पास्ट फाइनेंशियल कमीशन के थ्रू जो रिकमेंडेशन देखी गई है उनको देख सकते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं 16 फाइनेंस कमीशन की, जो कि अरविंद पनगड़िया जी के द्वारा जो उनके चेयरमैन होंगे, और 2026 से अप्लाई होगा। शेयर की बात करते हैं तो देख सकते हैं कि जो डिवोल्यूशन रिकमेंडेशन है 14 एंड 15 कमीशन की, वो है 42 से 41% रिस्पेक्टिवली ऑफ नेट प्रोसेस। कैन केरला एक्सेस फंड फ्रॉम द लॉस एंड डैमेज फंड। जब हम लॉस एंड डैमेज फंड की बात करते हैं तो यूएनएफसीसी कॉन्फ्रेंस कोप 27 इजिप्ट में के द्वारा जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाया गया था सफरिंग जो भी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक लॉसेज है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उनके लिए किस तरह से जो गवर्निंग बोर्ड है वो डिटरमाइन करता है कि हाउ द फंड रिसोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट। इसके साथ साथ जब वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं वो ट्रस्टी की तरह होता है। जब बात की जाती है इंडिया के इसमें क्या रोल है, तो इंडिया का रोल देख सकते हैं कि इंडिया है सफर ओवर 56 बिलियन डॉलर डैमेज वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो इसके लिए हाल ही में हुआ वायनाड इश्यूज को हम देख सकते हैं कि वायनाड में जो लैंड स्लाइड आया था उसकी वजह से जो कंसर्न देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के साथ साथ जो कोलैबोरेशन था, उसके साथ साथ जो फ्रेमवर्क अपनाया गया था, उसको फोकस में लिया जा सकता है। किस तरह से लोकल लेड अप्रोच को अपनाया गया था ताकि जो अधिक से अधिक लोगों की हेल्प की जा सके, और जो डिजास्टर रिलेटेड डैमेज है उनके पर्टिकुलरली जो स्लो ऑनसेट इवेंट पे हुए उनको लॉस एंड डैमेज फंड की जो नीड है उसकी क्वालिटीज को असिस्ट किया जा सके, और एलडीएफ में स्ट्रक्चर असेसमेंट प्रोसेस है उनको भी इंडिया एबिलिटीज के साथ साथ एक्सेस किया जा सके फर्दर। तो किस तरह से जो वनरेबल से रिलेटेड देखने के लिए मिलता है कि जो डिजास्टर से या फिर जो एनवायरमेंट डिजास्टर से रिलेटेड क्लाइमेट इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं वर्ल्ड ओवर में, उनको उनके लिए फंड को क्रिएट किया जा सकता है। इसके लिए अडॉप्ट कर सकते हैं लॉस एंड डैमेज नीड्स को, जो कि अगर इसके अलावा अभी हाल ही में केरला और त्रिपुरा में भी लैंडस्लाइड देखने के लिए मिले। तो किस तरह से जो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से कंटिन्यूअसली चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, हैवी रेनफॉल देखने के लिए मिलता है, जिसका कारण है ओशंस का गर्म होना, जिसकी वजह से जो रेनफॉल होती है वो तो उतनी ही होती है, लेकिन जो उनके द्वारा वाटर ड्रॉप किया जाता है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड और जो अदर इश्यूज है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो जो टेम्परेचर को 1.5 डिग्री तक रखने के लिए कहा गया था उसको मेंटेन किया जा सके, और जो क्लाइमेट चेंजेस के इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं उनको कर्व किया जा सके। उनके अलावा जो स्टेट्स या फिर जिस भी कंट्री में क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं उनको फंड किया जा सके लॉस एंड डैमेज फंड के थ्रू। अफ्रीका कैन मेक इंडिया क्रिटिकल मिनरल मिशन साइन। जब मिशन मॉडल की बात करते हैं तो वो एम करता है एक्सपेंडिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन
प्रायोरिटाइज ऑफ रिसाइकिल ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स और इंटेंसिव ओवर एक्विजिशन ऑफ एसिड्स। मिनरल एंड माइंस एंड मिनरल एक्ट्स की बात करते हैं तो 1957 के अंदर अमेंडमेंट किया गया था 2023 में, जिसके अंदर रिमूव किए गए थे 6 मिनरल्स को जो कि एटॉमिक लिस्ट के अंदर थे, जिन्हें प्राइवेट सेक्टर एक्सप्लोर कर सकता है इंडिया के अंदर। जब हम बात करते हैं इसके अलावा इंडिया इकोनॉमी की क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड तो काबिल, जो कि फाउंडेड इन 2019, जिसके अंदर एग्रीमेंट हुआ था लिथियम एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड, जिसमें अर्जेंटीना, केनिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज शामिल है, ताकि जो लिथियम और अदर कोबाल्ट रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जा सके। जब हम बात करते हैं लेबर राइट्स की और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी देख सकते हैं कि किस तरह से जब रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, विंड, सोलर या फिर न्यूक्लियर एनर्जी की, तो लिथियम आयन बैटरीज जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो किस तरह से उन चीज को बढ़ाया जाए, जब सेमीकंडक्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल है क्रिटिकल रेयर अर्थ मेटल्स का। तो जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो अफ्रीका जो है रीजन है, हाउस है 30% ऑफ वर्ल्ड नॉन क्रिटिकल मिनरल्स का। इसके अलावा लैंड ऑफ द फ्यूचर बोला जाता है, क्योंकि जो अफ्रीका में एडवांटेज देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि वहां पर जो अर्थ मेटल्स है या फिर रेयर अर्थ मेटल्स है उनकी बहुत ज्यादा प्रेजेंस होने की वजह से उन्हें डिप्लोमेटिक मिशन की तरह देखा जा सकता है, इसलिए अर्थ अफ्रीका को लैंड ऑफ फ्यूचर बोला जाता है। जब माइंस एंड मिनरल्स की बात करते हैं तो इस सेक्टर में जो सिग्निफिकेंट प्रायोरिटीज है 75 बिलियन जो इंडिया ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा है अफ्रीका के अंदर पब्लिक सेक्टर में यूनाइट करने के लिए एक्विजिशन ऑफ एनर्जी सेक्टर। इसके अलावा 34 मिलियन टन ऑफ ऑयल जो है अकाउंट होता है 15% ऑफ टोटल डिमांड, वो अफ्रीका से लाया जाता है। इसके अलावा नेचुरल गैसेस, माइंस, मिनरल्स के ऊपर भी डिपेंडेंसी है। तो किस तरह से पिट टू पोर्ट जो मॉडल है उसको अपनाया जाए। हम तंजानिया की बात करते हैं, वो डेवलप हो रहा है मल्टी मीडियम प्रोसेस फैसिलिटीज की तरह। वहीं जब हम जिम्बाब्वे और नाम्बिया की बात करते हैं, वो बैन करता है एक्सपोर्ट को रो अर्थ मिनरल्स की बात करते हैं, तो इंश्योर करता है वैल्यू एडिशन को। एंड जब हम घाना की बात करते हैं, वो अप्रूव करता है पॉलिसी को एक्सप्लॉइट करने की और मैनेजमेंट की ग्रीन मिनरल्स की। तो किस तरह से अफ्रीका में जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, तो उसके लिए इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना रिगार्डिंग क्या इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अभी हमने देखा था कि चाइना के द्वारा अफ्रीका में सबमिट की गई, जिसमें $15 बिलियन जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोवाइड की जाएगी, जिसके लिए माइनिंग सेक्टर भी एक था, ताकि रेयर अर्थ मेटल्स को माइन किया जा सके। उसके अलावा जो उनके मिलिट्री ट्रूप्स है और उनको जो इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाने या फिर जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने जैसे इश्यूज इंडिया के लिए हो सकते हैं, क्योंकि जब हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की बात करते हैं, वो कोबाल्ट माइनिंग के लिए वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के रूप में है। उसके अलावा हम जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बात कर सकते हैं, जो ग्लोबल लॉजिकल जियोलॉजिकल मैपिंग में, माइनिंग डिपॉजिट मॉडलिंग में और कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प कर सकता है, जिसके साथ इंडिया ने मेमोरेंडम साइन किया है अभी। इसके अलावा जब इंडियन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करते हैं, जो ट्रेन करता है 14,000 अफ्रीकन को नेक्स्ट 10 ईयर में, जो हेल्प करेंगे पॉजिटिव एनर्जी पार्टनरशिप में। मंशी, आपको कुछ ऐड करना है इसमें? नहीं दिव्या, यू कैन मूव ऑन। इनकम इनइक्वालिटी, द मेजर जॉब and high tax can counter the effect of automobile। तो डिक्लाइन ट्रेंड देखने के लिए मिलते हैं लेबर इनकम शेयर में। जब हम टोटल इनकम और नेशनल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात करते हैं तो 1.6% का ड्रॉप देखने के लिए मिला है ग्लोबल लेबर इनकम शेयर में 2004 से 2024 के बीच में, जो कि 14% डिक्लाइन वॉज इन द पेंडेमिक ईयर में देखने के लिए मिला 2019 से 2020 के बीच में।
2 ट्रिलियन का जो लॉस है वेजेस के कांस्टेंट में परचेसिंग पावर के रिगार्डिंग देखने के लिए मिल सकता है। किस तरह से जब थर्ड वर्ल्ड ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड यूथ यंग वुमेन आर नॉट एम्प्लॉयड, तो किस तरह से जब हाल ही में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा भी कहा गया था कि वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट में, ट्रेनिंग में और उनको किस तरह से वर्क फोर्स के साथ जोड़ा जाए ताकि जो जीडीपी के अंदर उनका योगदान होना चाहिए उसको बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए जरूरी है कि उनके जो इन्वॉल्वमेंट है उसको इंक्रीज किया जाए। जब इंडिया के एस्टिमेट की बात करते हैं तो 83% ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ है। वहीं जब गिग इकोनॉमी जैसी कंडीशन देखने के लिए मिलती है, प्राइवेट सेक्टर में लेबर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलता है, जॉब क्राइसिस देखने के लिए मिलते हैं, जो कि रेज करता है इनइक्वालिटी को। तो इसके लिए 4 लेबर लॉज जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे, जो कि 90s लेबर लॉस को कम करके 4 के अंदर किया गया था। किस तरह से लेबर्स को सेफ्टी, सिक्योरिटी या फिर जो उनके लिए सेफ कंडीशन होनी चाहिए उनको प्रोवाइड किया जा सके। मिनिमम वेजेस की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी आर्टिकल 39, 42 और 43 के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं कि नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए, जो मिनिमम वेजेस है वो होनी चाहिए। इसके अलावा यूनिवर्सल बेस इनकम की बात करते हैं तो उसके रिगार्डिंग देख सकते हैं कि किस तरह से एक यूनिवर्सल बेस इनकम जो स्टैंडर्ड एस्टिमेट है वो होना चाहिए। यूनिवर्सल बेसिक इनकम के ऊपर क्वेश्चन यही उठता है कि क्या वो एक्चुअल सेंस में भी इनइक्वालिटी कम कर पाएगा, बिकॉज द क्वेश्चन इज कि जो मनी दिया जाएगा, जो फाइनेंशियल इंसेंटिव रहेगा, उसको कैसे आगे यूटिलाइज किया जाएगा, वेदर दैट विल बी फ्यूलिंग मोर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और नॉट। एंड जब हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ बिटवीन work and leisure, so we can say ki again, if you are getting certain fixed and sufficient amount of money without working hard or without seeking for job, so people will have less of, we can say, propensity to work. So how will that will be impacting the even the economic growth? And apart from this, the challenge in that is increased revenue expenditure, given we have the target of achieving the fiscal deficit target of 3% under the FRBM Act of 2003. And apart from this, what are other measures when we're talking about reducing the employment inequalities? So, for example, we have affirmative action, or which are called the reservation policies for again SC, STs and OBCs, and even for the economically weaker section, 10% reservation under the 103rd Constitutional Amendment Act, through which we have introduced Article 15 Clause 6 and 16 Clause 6. Then we have MG Narega, which guarantees 100 days of employment in a particular year to every rural household. And in this, we are seeing the challenge of again that the 100 days of guaranteed employment is not being met. The average is somewhere between 35 days. Then another question is, like we have, this is for MG Narega, is for the rural employment guarantee. Should we have a scheme for urban employment guarantee or not, is another question of major debate. Then we are focusing equally upon the skill development programs, and in that also, like recent budget 2024-25 is introduced the employment incentive scheme. And another schemes are like Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. We are talking about reforming the ITI centers more in context with the skills which are in demand by the industries, and we have National Skill Development Mission. Then particularly focusing upon the women participation, we have Stand Up India scheme, we have Startup India, then we have Maternity Benefit Amendments Act is there, where we are seeing that the women would be provided the paid maternity leaves from 12 weeks to 26 weeks isko increase kiya gaya hai, so that they can balance their work and family responsibilities. And then there are Mahila Shakti Kendra scheme. So this is particularly focusing upon the rural women with employment opportunities and promotes entrepreneurship. So we are promoting self-employment also. Then schemes of promoting entrepreneurship and self-employment. So there we are having Pradhan Mantri Employment Generation Program is there. So this is a credit-linked subsidy scheme. 2008 में इसको लॉन्च किया गया था. And then we have आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना as well. 2020 में इसको लॉन्च किया गया to create new jobs and bring the informal workers into the formal sector. And then we have National Rural Livelihood Mission at the same time, where we are promoting the inclusion, the participation of women-led self-help groups to facilitate economic empowerment.
And apart from this, we are also focusing how we can link this with the CSR activities, corporate social responsibilities. And then we are also having employment exchanges and job portals. So National Career Services. This is again job platform. You can again seek more jobs. And even when we're talking about the private sector, such types of platforms. So we have LinkedIn. Union Minister conduct aerial survey of flood hit area of Andhra Pradesh. So, Ministry of Home Affairs to make a primary assessment to the damage caused by the flood in NTR, Guntur district. फ्लड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसके रिगार्डिंग डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और जो टीम है उनकी बात की जा सकती है, किस तरह से अगर किसी भी एरिया में क्लाइमेटिकल जो कंडीशन क्रिएट होते हैं उनकी वजह से इश्यूज देखने के लिए, डिजास्टर देखने के लिए मिलते हैं, उसके लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम और जो स्टेट की तरफ से अदर टीम है वो प्रोवाइड की जाती है, किस तरह से ज्यादा लोगों को उस जगह से सेफ जगह पर पहुंचाया जाए, उनके लिए जो सेफ्टी, फूड, वाटर और जो अदर चीजें हैं उनको प्रोवाइड कराया जा सके, किस तरह से जो लॉस है उसको बचाया जा सके, ह्यूमन लाइफ हो या फिर एनिमल लाइफ हो या अदर जो एस्पेक्ट है उनके रिगार्डिंग। इसके अलावा काफी स्टेट्स में देखने के लिए मिलता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी वहां पर जिनको नुकसान हुआ होता है उनको एक फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि वह फिर से मुख्य धारा के साथ जुड़ सके। इसके अलावा जब हम बात करते हैं फ्लड्स की तो उनका We can say urban planning में planned urbanization is important, planned development. So there the role of Ministry of Housing and Urban Affairs is important. When we're talking about smart cities mission, so we need to be think कि कितना हम उसको planned scientific data analytics के through कर रहे हैं, how we are focusing upon कि land reclamation पे भी क्या हम equally focus कर रहे हैं. We are just seeing the vertical expansion of the cities and concretization. Second measure would be we would say the dam management. In that also we can say the state cooperations is important, state federalism is important in this case in order to better manage the water resources in the dam, because we see because of torrential rains, that is heavy rainfall in a short time period, it leads to the dam overcapacity. And we have seen again recently, I think it was in Karnataka state, that the dam broke, and then there is again risk to the human habitation, the loss of biodiversity, the agriculture in the surrounding areas, the crops, they get damaged because of the instant and the like very quick flooding. So that needs to be managed. So that needs to be in sync. Then role of, we can say, the Earth observation satellites, like we have RESAT in the low Earth orbit. So role of ISRO is also important in this case. So for example, we can also talk about making the atlases, and then we can also work upon certain projects which are connecting different rivers in order to better redistribute the water resources in different regions, and even we are able to cater to the irrigation demands in different regions, like we are having the interlinkage of rivers programs, particularly to the drought areas from the surplus water areas. And then apart from this, we need to build more rainwater harvesting infrastructure, so that if we are seeing excessive rainfall also, how we are able to better capture and better turn that into an opportunity as well. So that again, we can see that land aquifers, they are refilled, the water table that is refilled. So these can be other areas. रेन वाटर की बात करते हैं तो उसके लिए जो पारंपरिक तरीके होते हैं
तालाब, बावड़ी या फिर जो अदर प्रोसेस है उनको रिक्रिएट किया जा सकता है। देखने के लिए मिला है कि काफी स्टेट्स में वो पहले की तुलना में काफी कम रह गए। जब हम बारिश के पानी की बात करते हैं वो सिर्फ 17% जो है वो सिक्योर किया जाता है, उसके अलावा बाकी सारा पानी नदियों के थ्रू समुद्र में बह जाता है। तो उसको किस तरह से सिक्योर किया जा सकता है? डैम के लिए डैम अलर्ट सिस्टम्स को किया जा सकता है, ताकि अगर वाटर क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है तो उसको वाटर रिवर सिस्टम के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सके। आर्टिफिशियल लेक बनाई जा सकती है उसके लिए। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथन जी के द्वारा रिलीज की गई है बुक, जिसका नाम है कॉफी टेबल बुक, जो कि हिस्ट्री और अचीवमेंट को दिखाती है इसरो की, कि किस तरह से डिटेल में उन्होंने बताया कि 1960 से लेकर रिसेंट टाइम तक जो भी मार्स ऑर्बिटल मिशन हो गया, चंद्रयान 1 2 3 हो गया, आदित्य L1 हो गया, या फिर जब हम अदर मिशंस की बात करते हैं कि किस तरह से उनके द्वारा जो भी मिशन किए गए हैं, जो भी अचीवमेंट है अब तक इसरो के द्वारा ली गई है, वो सभी को इसके अंदर एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ देखा गया है कि किस तरह से उनको सिक्योर किया गया है, और आगे जनरेशन को ट्रांसफर किया जा सकता है। कि जब हम हिस्टोरिकल कलेक्शन की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, और जो अचीवमेंट की बात करते हैं, वो सब उनके द्वारा की And we गई। can also say releasing such types of magazines of achievements, even by different institutes, like it can help in reforming the work environment in a particular organization and institute. Because if the names would be featured in the magazines, so that gives a sense of achievement and it boosts the confidence and it re energizes you. So, this can be also one of the mechanisms.